तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं वीडियो लेक्चर की शुरुआत करूं, मैं मां वीणा वादनी से ये प्रार्थना करता हूं कि मां वीणा वादनी आपको हमेशा सन्मार्ग पर प्रेरित करे और आप हमेशा अपनी मेहनत के बलबूते, अपने मेहनत के दम पर हर एक कामयाबी, हर एक ऊंची बुलंदियों को आप छू सकें। यही मेरी कामनाएं आपके साथ हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वह आपका है परमाणु संरचना, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखिए, यदि हम इस चैप्टर को देखें, यह आपके कक्षा 9वीं विज्ञान का एक चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को मैं विज्ञान के दृष्टिकोण से देखूं तो विज्ञान में आपकी 3 शाखाएं होती हैं जो आपके द्रव्य एवं ऊर्जा से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन कराती है। उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और ऐसे विज्ञान जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करते हैं, वह विज्ञान की शाखा कहलाती है जीव विज्ञान। और विज्ञान की वह शाखा जो इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वे वस्तुएं कैसी बनी हैं, उनकी आंतरिक संरचना कैसी है, इन सब के बारे में जो अध्ययन कराता है, उस विज्ञान को हम कहते हैं रसायन विज्ञान, और जिसकी अंग्रेजी होती है केमिस्ट्री। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, अर्थात अगर मैं परमाणु संरचना की बात करूं, तो यहीं से आपकी केमिस्ट्री की क्या होती है, यहीं से आपकी केमिस्ट्री की होती है शुरुआत। कहिए कैसे? तो अगर मैं बात करूं पदार्थ की, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं पदार्थ की, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर्स में पदार्थ के बारे में पढ़ा, और पदार्थ के बारे में हमने क्या जाना, पदार्थ के बारे में हमने ये जाना कि हमारे आंख के सामने जितनी भी वस्तुएं दिखती हैं वे सारी क्या है, पदार्थ हैं। मैं क्या हूं? एक पदार्थ हूं। ये ग्रीन बोर्ड क्या है? एक पदार्थ है। यह चाक क्या है? एक पदार्थ है। मेरा माइक क्या है? एक पदार्थ है। और मेरा कैमरा क्या है? एक पदार्थ है। यानी कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं आप अपनी आंखों की सहायता से देख सकते हैं ना, वे क्या है? पदार्थ हैं। क्योंकि पदार्थ की जो परिभाषा होती है, वह पदार्थ की परिभाषा क्या होती है कि जिसका कुछ न कुछ क्या हो, द्रव्यमान, जिसका कुछ न कुछ क्या हो, द्रव्यमान, और जो घेरती हो क्या, स्थान, जो घेरती हो क्या, जो घेरती हो स्थान, वह क्या कहलाती है? पदार्थ। तो दुनिया की हर वह वस्तु कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर होगा और उस वह कुछ न कुछ स्थान जरूर घेरेगी। तो यानी दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं, कौन सी हैं? पदार्थ। अब हमें यह पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर कि परमाणु संरचना क्या होती है। तो सबसे पहली चीज कि जब भाई रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान पदार्थों के संगठन के बारे में अध्ययन कराता है कि कोई भी पदार्थ किन किन अवयवों से मिलकर के बना है। तो अगर हम पदार्थ के बनने की बात करें तो सर्वप्रथम ये लगभग, अगर हम परमाणु की कहानी पर आपको ले चले तो परमाणु की कहानी की बात है कब की? लगभग 500 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 500 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व की बात है। एक दार्शनिक थे। कौन थे वे? दार्शनिक थे महर्षि कणाद। कौन से दार्शनिक? एक दार्शनिक थे महर्षि कणाद। और ये उन्होंने उस जमाने में बताया कि जो परमाणु है ना, जो परमाणु है या कोई भी जो पदार्थ है, अगर उसे हम तोड़ते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस पदार्थ को हम और नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे अगर ये चाक है, इस चाक को अगर हम तोड़ते जाएं तो इस चाक में एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि चाहे कोई भी मशीन लगा ले, लेकिन उससे और छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। उसे महर्षि कणाद ने क्या कहा? उसे क्या कहा कि अणु कहा। उसको इन्होंने क्या कहा? अणु कहा। और इन्होंने ये बताया, महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व पहले बताया कि जो दुनिया का कोई भी पदार्थ है वह क्या है? सबसे सूक्ष्मतम कण है। पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है? आपका अणु है। इन्होंने क्या बताया कि सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है? सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है? अणु है। यानी कि संसार का जितने भी पदार्थ हैं, किनसे मिलकर के बने हैं? अणुओं से मिलकर के बने हैं। ये सबसे पहले परमाणु की व्याख्या की किसने? महर्षि कणाद ने। पदार्थों के बारे में, पदार्थों के संगठन के बारे में सबसे पहले किसने कहा? कणाद ने। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इन्होंने केवल कहा, इन्होंने 500 ईसा पूर्व तो ये बता दिया कि जो पदार्थ है वह पदार्थ, यानी कि पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है, यानी कि सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, वह क्या है? आपका अणु है। इन्होंने किसने बताया? महर्षि कणाद ने। लेकिन केवल बताया, लिखित रूप में नहीं दिया, इसलिए महर्षि कणाद को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे
पहला पहला जो लिखित थ्योरी थी वह किसने दिया? सबसे पहला जो लिखित थ्योरी थी वह किसने दिया? जॉन डाल्टन ने दिया। अब आइए हम पढ़ते हैं किसके बारे में? जॉन डाल्टन के बारे में। और हम पढ़ते हैं किसके बारे में? परमाणु के बारे में, कि जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया। तो देखिए, हमने आपको इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराया और यहां पर आपने क्या सीखा कि आप अपनी आंखों के सामने जितनी भी वस्तुएं देखते हैं वे वस्तुएं सभी की सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। और जो पदार्थ की इकाई है ना, वह क्या है? अणु है। पदार्थ की इकाई जो है वह क्या है? परमाणु है। और हमें इस चैप्टर के अंदर यह सीखना है कि कोई भी पदार्थ, तो हमने ये जान लिया किससे मिलकर के बना है? परमाणु से मिलकर के बना है। लेकिन अब हम ये जानेंगे कि आखिर परमाणु क्या चीज है, परमाणु किससे मिलकर के बना है, परमाणु को और तोड़ा जा सकता है कि नहीं तोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहली थ्योरी जो लिखित थ्योरी दी उसने जॉन डाल्टन ने दी। कब दी? जॉन डाल्टन ने 1818 में दी, सॉरी 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने दी। तो आइए अब हम जॉन डाल्टन के बारे में। बच्चों देखिए, यह कहानी उस दौर की है, उस समय की है जब वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि हम अपनी आंखों की सहायता से जो कुछ भी वस्तुएं देखते हैं सारी की सारी क्या है? पदार्थ हैं। यानी सारी की सारी कुछ न कुछ उसमें द्रव्यमान होता है और कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं। यानी सभी वस्तुएं क्या है? पदार्थ हैं। अब पदार्थ किससे मिल करके बना है, पदार्थ किससे मिल करके बना है, इन सब के बारे में सभी वैज्ञानिकों का क्या हुआ? दृष्टिकोण गया और इस पर धीरे धीरे करके अध्ययन होना शुरू हुआ और एक से एक मॉडल आए, जिसमें से कुछ मॉडल आपके आगे चल करके सक्सेस भी हो गए और कुछ मॉडल आपको दिशा दे गलत जरूर हुए, पूरी तरह से सही खरा नहीं उतरे, लेकिन परमाणु मॉडल के लिए एक दिशा जरूर दे दिए। तो आइए हम देखते हैं इस परमाणु संरचना के बारे में, किसी भी पदार्थ की संरचना के बारे में जो सबसे पहला नाम आता है वह किसका है? जॉन डाल्टन का है। और यह लगभग किस समय की बात है? यह लगभग 1808 ईस्वी की बात है। जॉन डाल्टन जब पदार्थों के बारे में अध्ययन करना शुरू किए तो यह कब की बात है? यह 1808 ईस्वी की बात है। और अगर हम बात करें जॉन डाल्टन की, तो जॉन डाल्टन कौन थे? तो जॉन डाल्टन एक ब्रिटिश स्कूल में क्या थे? अध्यापक थे। ब्रिटिश स्कूल में क्या थे? एक लेक्चरर थे, अध्यापक के रूप में क्या थे? कार्यरत थे। और इनका ध्यान गया किस पे? पदार्थ पे। तो इन्होंने जो बताया पदार्थ के बारे में, इसके पहले तो हमने जैसा कि बताया आपको कि महर्षि कणाद ने चर्चा किया था कि दुनिया का जो भी पदार्थ है सब किससे मिलकर के बना है? अणु से मिलकर के बना है। लेकिन जब जॉन डाल्टन आए तो जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि जो आपका पदार्थ है, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है वह क्या है? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? वह आपका क्या है? परमाणु है। इन्होंने बताया कि पदार्थ का जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण यानी कि सबसे छोटा से छोटा कण जो है वह क्या है? परमाणु है। अगर हम सूक्ष्मतम कण को दूसरे भाषा में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो पदार्थ का मूल कण है, जो आपके पदार्थ का मूल कण है वह क्या है? आपका पदार्थ का मूल कण आपका क्या है? परमाणु है। किसने बताया? सबसे पहली बार 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन, जो कि ब्रिटिश स्कूल में क्या थे? अध्यापक थे। इन्होंने पदार्थ को सबसे सूक्ष्मतम कण बताया, यानी कि पदार्थ का मूल कण किसको बताया? परमाणु को बताया। और इन्होंने साथ साथ यह भी बताया कि जो पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलकर के बना है? महर्षि कणाद ने जैसे बताया कि अणुओं से मिलकर के बना है, तो पदार्थ किससे मिलकर के बना है? अणुओं से मिलकर के बना है। और जब कई परमाणु आपस में मिलते हैं, जब भाई अणु क्या है? अणु कई परमाणुओं का समूह है, अर्थात जब कई परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आपके अणु बनाते हैं। और जब कई छोटे छोटे अणु आपस में मिलते हैं, कई छोटे छोटे अणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आपके पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पदार्थ बनाते हैं। तो सबसे सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण या मूल कण, या इसको हम कह सकते हैं अविभाज्य कण। इसको हम क्या कह सकते हैं? अविभाज्य कण। तो जब बात आई किसकी? परमाणु की। जब बात आई परमाणु की तो जो आपका परमाणु है यह किस भाषा से लिया गया? यह ग्रीक भाषा, ग्रीस नहीं, ग्रीक भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया? ग्रीक भाषा। और ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया? तो ग्रीक भाषा के एटोमिया शब्द से लिया गया। किस शब्द से लिया गया? एटोमिया शब्द से लिया गया। और एटोमिया शब्द का जो अर्थ है वह क्या है? कि जो काटा ना जा सके,
जो काटा न जा सके। तो एटामिया शब्द से हमने क्या क्या बताया आपको कि जब डाल्टन महोदय ने यह बताया, डाल्टन महोदय ने 1808 ईस्वी में यह बताया कि जो परमाणु है उसका सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है, सॉरी जो पदार्थ है उसका सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु। अब बात जब आ गई परमाणु की, तो परमाणु को अगर देखा जाए तो यह किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो एटामिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है जो काटा न जा सके, जिसको विभाजित न किया जा सके। तो जिसको विभाजित न किया जा सके यानी कोई भी संसार का पदार्थ है, अगर उसे हम तोड़ते जाएं उसको एकदम पीस के इतना बारीक कर दें, इतना बारीक कर दें कि उससे और छोटा न किया जा सके, तो वह जो एकदम छोटा सा कण होगा ना, वह परमाणु होगा। आप इतनी बातें जरूर ध्यान रखेंगे कि परमाणु ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि एटामिया शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा के एटामिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि जो ना काटा जा सके, यानी जो डिविजिबल ना हो, जिसको विभाजित ना किया जा सके, वही क्या है, आपका परमाणु है। तो परमाणु अगर हम डाल्टन के हिसाब से देखें तो डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु क्या है, एक अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। किसी भी पदार्थ का एक अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण कौन सा है, आपका परमाणु है। और इन्होंने यह बताया, आप इस चीज को नोट्स करते चलिएगा, जो स्क्रीन पर आ रहा है उसको पॉइंट के रूप में आप लिखते चलिएगा। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने क्या बताया, पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने ये बताया कि संसार का कोई भी पदार्थ किससे मिलकर के बना है, परमाणु से मिलकर के बना है। यानी कि किसी भी वस्तु जो भी हम अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, उस वस्तु को अगर हम छोटे से छोटा, एकदम छोटे से छोटा उसको करते जाएं, उसको तोड़ते जाएं, तो जो सबसे छोटा होगा वह क्या होगा, परमाणु होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि संसार का कोई भी पदार्थ किससे मिलकर के बना है, परमाणु से मिलकर के बना है। यह स्टेटमेंट किसने दिया, यह स्टेटमेंट दिया जॉन डाल्टन ने दिया। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने दिया। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये नोट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है कि देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो आपका परमाणु है ना, परमाणु क्या है, किसी भी पदार्थ का एक अविभाज्य और सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है, परमाणु है। तो दूसरी बात में आप नोट करेंगे कि परमाणु किसी भी पदार्थ का अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण है, और जिसे ना तो किसी प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने साथ ही साथ ये तो बताया ही इन्होंने कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का अविभाज्य और सूक्ष्मतम कण है, और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि यह इसको ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं किसी भी प्रकार से या किसी भी विधि से, और ना ही इसको किसी भी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। तो दूसरी बात ये लिखेंगे। और तीसरी बात इन्होंने क्या बताई, तीसरी बात इन्होंने ये बताई कि जैसे आपका कोई भी पदार्थ है, जैसे एक समान कोई भी पदार्थ है, जैसे लकड़ी, तो लकड़ी के चाहे जितने भी पदार्थ हैं, उनके जो भी परमाणु होंगे, उनके अंदर जो भी परमाणु होंगे, वे परमाणु आपस में क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि किसी भी समान पदार्थ के, यानी कि समान तत्वों के जो परमाणु होंगे, वे उनके गुणधर्म क्या होंगे, आपस में समान होंगे। फिर से कहने का मतलब हमारे ये है कि जैसे यह आपका लकड़ी है, यह आपका लकड़ी है, यह आपका लकड़ी है, तो चाहे इस लकड़ी के परमाणुओं को देखें, चाहे इस लकड़ी के परमाणु को देखें, चाहे इस लकड़ी के परमाणु को देखें, ये तीनों लकड़ियों के या जो भी जितनी भी लकड़ियां होंगी, सारे लकड़ियों के परमाणु क्या होंगे, एक समान होंगे। अगर आपके पास कोई लोहा है, यह आपका क्या है, लोहा है, तो इसमें जो परमाणुओं की जो संरचना होगी, और यह भी आपका लोहा है, इसमें जो परमाणुओं की संरचना होगी वह आपस में क्या होगी, समान होगी। यानी समान तत्वों में परमाणुओं की संरचना या परमाणुओं के गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। और यदि तत्व विपरीत है, जैसे यह आपका लोहा है, यह आपका लकड़ी है, तो इसके परमाणु अलग होंगे, इस लकड़ी के परमाणु अलग होंगे। अगर कोई कांच है तो इस कांच के अंदर परमाणु क्या होंगे, अलग होंगे। यानी अलग अलग तत्वों के जो परमाणुओं के गुणधर्म होंगे, जो परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म होंगे, वे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और एक समान जो भी आपके एक समान वस्तुएं होंगी, एक समान जो पदार्थ होंगे, उनके परमाणु के जो गुणधर्म होंगे वे क्या होंगे, एक समान होंगे। वे सारे परमाणु क्या होंगे, परमाणुओं के गुणधर्म क्या होंगे, एक समान होंगे। तो बच्चों, जो भी हमने ये 3-4 पॉइंट आपको
डाल्टन से संबंधित बताया, जो भी हमने नहीं बताया, जो डाल्टन ने बताया था हमने आपको बताया। तो जो ये तीनों चारों पॉइंट मैंने आपको बताया, उन तीनों चारों पॉइंट को हम डाल्टन के परमाणुवाद या डाल्टन के परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। और डाल्टन के लिए हमारे दिल में इसलिए बहुत ज्यादा इज्जत हो जाती है, क्योंकि परमाणु शब्द की पहली बार परमाणु शब्द का जिक्र किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया। और जॉन डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु किसी भी पदार्थ का क्या है? सबसे छोटा कण होता है। तो इतनी बातें आप बिल्कुल से याद रखेंगे। अब डाल्टन का आपका एक नियम है जिसे हम कहते हैं डाल्टन के गुणित अनुपात का नियम। आइए हम देखते हैं डाल्टन के गुणित अनुपात का नियम। तो बच्चों, अगले क्रम में जो हमारा टॉपिक है वह है डाल्टन के गुणित अनुपात का नियम। देखिए, यह जो नियम है इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यह आपका कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैंने परिभाषा को आपके समय के बचत के लिए यहाँ पे लिखा है। आइए इस परिभाषा को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं और एग्जाम्पल के सहायता से मैं इस परिभाषा को आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले क्या कहता है कि दो तत्व आपस में संयोग करके, दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। जैसे आपका दो तत्व, जैसे एक C और दूसरा क्या? O2 यानी कि ऑक्सीजन। अब देखिए, यहां पे आपके एक तत्व आपका कार्बन है, दूसरा तत्व आपका क्या है? ऑक्सीजन है। यानी कि एक तत्व आपका कौन सा है? कार्बन है, और दूसरा आपका क्या है? ऑक्सीजन है। आप इसको अगर नहीं जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तो आप इतना याद रखिए कि जो कार्बन का प्रतीक होता है उसे C से प्रदर्शित करते हैं, और जो ऑक्सीजन का प्रतीक होता है उसे O से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो तत्व हैं, एक तो आपका कार्बन है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है। ये दोनों जब आपस में संयोग करते हैं तो कह क्या रहा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व या दो तत्व आपस में जब संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं। देखिए, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, और जब यह मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, CO। इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और C के साथ अगर O2 जुड़ा हुआ है तो इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जो श्वसन के बाद जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो किस गैस को छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को गैस छोड़ते हैं। यानी कि हम अपने शरीर से जो गैसों का उत्सर्जन करते हैं, किस गैस का उत्सर्जन करते हैं? आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो परिभाषा को पढ़ते जाइए और एग्जाम्पल को लिंक करते जाइए। अब जब आप पूरी तरह से एग्जाम्पल को इस परिभाषा के साथ लिंक कर देंगे तो यह नियम आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और जब यह नियम आपको समझ में आ जाए तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर, समझ में आ गया। आइए फिर से एक बार देखते हैं कि दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व क्या है? जैसे O2 है तो O2 यहां पे क्या था? यहां पे O आया और यहां पे 2 आया, तो इसका द्रव्यमान अलग हो गया, इसका द्रव्यमान अलग हो गया। तो प्रश्न क्या है? तो यहां पे नियम क्या कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमानों के साथ संयोग करता है। देखिए, यही थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, आइए इसको मैं समझाता हूं कि जब एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, देखिए जैसे O यहां पे था, ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन का यहाँ पे भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक अणु है तो उसका भार कुछ और होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का दो अणु है उसका भार कुछ और होगा, जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमानों के साथ संयोग करते हैं। तो दूसरा तत्व आपका कौन सा है? कार्बन है। तो यहाँ पे कार्बन का निश्चित द्रव्यमान है। जैसे कार्बन का निश्चित द्रव्यमान कैसे है कि यहाँ पे कार्बन का एक अणु है और यहाँ पे कार्बन का एक अणु है। यानी कि जो दो तत्व, वह तत्व जिस तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, किसी तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ क्या करता है? संयोग करता है। तो वे आपस में सदैव सरल गुणित अनुपात में होते हैं। अब देखिए, यह दोनों आपस में सरल गुणित अनुपात में कैसे हैं? तो अगर हम देखा जाए तो हम देखें तो कार्बन का जो भार होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और कार्बन का परमाणु भार होता है कितना? 12।
और अगर ऑक्सीजन को देखा जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या है? कार्बन का कितना हमने बताया भार 12, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 12 और ऑक्सीजन का भार कितना है 16, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 16। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो कार्बन का भार कितना है 12 और यहां पे ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो 2 अणुओं का भार कितना हो जाएगा 16 दूना 32। अब आइए समझिएगा, इसके इस लाइन को लिंक कीजिएगा कि एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, यहां पे 16 है, यहां पे 32 है, कि वो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमानों से, इसका भी द्रव्यमान 12 है, इसका भी द्रव्यमान 12 है, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो कि दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमानों से संयोग करता है, तो वे आपस में कौन, वे किसको कह रहा है, वे कौन, जिसका भिन्न भिन्न द्रव्यमान हो वह आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। सरल गुणित अनुपात का मतलब क्या हुआ? गुणित अनुपात यानी एक दूसरे के गुणा में होते हैं। जैसे 16 के गुणा में आता है 32, तो अगर यहां पे हम वे उनके यानी O और O के बीच में देखें तो यह कितना है 16 इंटू 32 यानी 1:2 में है, यानी इसके सरल गुणज में होता है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आई होगी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उनके किसी एक तत्व का जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, एक तत्व का जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग कर रहा है। यह क्या कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो कि निश्चित द्रव्यमानों के साथ संयोग करके यौगिक बनाता है, वे कौन, जो कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, वह आपस में क्या होते हैं, एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। यही आपका है डाल्टन के गुणित अनुपात का नियम। अब आइए हम दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। 2, 3, 4 जब तक आपको यह गुणित अनुपात का नियम, डाल्टन के गुणित अनुपात का नियम समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आपको समझाऊंगा। आइए आप इसका दूसरे एग्जाम्पल को ले लें। तो पहले में हम ले ले रहे हैं किसको, हाइड्रोजन को। पहले में किसको ले ले रहे हैं, हाइड्रोजन को। दूसरे में किसको ले ले रहे हैं, ऑक्सीजन को। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो एक तो बनाता है H2O, एक तो बनाता है क्या, H2O, और दूसरा क्या बनाता है, दूसरा बनाता है H2O2। यानी कि जब 2 तत्व आपस में मिलते हैं, जब 2 तत्व आपस में मिलते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, और उनके यौगिक का निर्माण किया तो इनके अगर भारों का अनुपात देखें तो H2 हाइड्रोजन का जो भार होता है वह कितना होता है 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1, परमाणु भार भी 1, और ऑक्सीजन का जैसा कि अभी हमने बताया 8 होता है परमाणु क्रमांक, 16 होता है इसका भार। तो इसके अगर अनुपात की बात करें तो हाइड्रोजन का भार कितना है 1, तो हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो 1 दूना हो जाएगा 2 अनुपात ऑक्सीजन का कितना 8। इसी प्रकार से अगर इसको हम देखें तो ऑक्सीजन का कितना 16, 8 नहीं, ऑक्सीजन का भार कितना है 16। अब इसको देखें तो हाइड्रोजन का यहाँ 2 है और ऑक्सीजन का 2 अणु हैं, तो 16 दूना के कितना हो जाएगा आपका 32। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 दूना 32। अब आपका गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिनके एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो कि दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। इसका भिन्न भिन्न द्रव्यमान है, इन दोनों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, लेकिन इन दोनों का द्रव्यमान निश्चित है। तो इन दोनों का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो कि इन दोनों के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, उनका जो अनुपात होता है वह अनुपात किस में होता है, सरल गुणित अनुपात में होता है। तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, यानी कि यह हमेशा गुणा में ही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब तो आपको गुणित अनुपात का नियम समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अब देखिए, अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एक में हम ले ले रहे हैं आपका सल्फर, और सल्फर के साथ क्या ले ले रहे हैं आपका
ऑक्सीजन यानी कि O2 को ले रहे हैं या O को ले रहे हैं। तो देखिए सल्फर के अगर हम भार की बात करें तो जो सल्फर का भार होता है कितना होता है 32, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 16, और ऑक्सीजन का आप सब जानते हैं 8 और कितना होता है आपका 16। ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 16 होता है। अब अगर हम देखें तो सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करता है, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो यह सल्फर मोनोऑक्साइड भी बनाता है और सल्फर डाई ऑक्साइड भी बनाता है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी बनाता है। यानी कि सल्फर और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो सल्फर मोनोऑक्साइड SO बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाता है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड यानी SO3 बनाता है। अब अगर इनके अनुपात को देखें, इनके आपसी अनुपात को देखें तो S का भार कितना है, S का भार है कितना 32, S का भार कितना है 32 और ऑक्सीजन का भार कितना है, ऑक्सीजन का भार है 16। और ठीक उसी प्रकार से S का भार कितना है 32 है और ऑक्सीजन O2 का भार कितना है 16 दूना 32। और ठीक इसी प्रकार से SO3 को देखा जाए तो सल्फर का है 32 और O3 यानी 16 के 16, 16 दूना 32, 16 तियां 48, कितना है आपका 48 है। अब जो आपका डाल्टन के गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं और उसके एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, उसके एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो कि दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, यहां भी 32 है, यहां भी 32 है, यहां भी 32 है, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो कि दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करता है, क्रिया करता है, संयोग करता है, वह आपस में जो भिन्न भिन्न होता है वह आपस में, यानी कि यहां पर अगर O का हम अनुपात देखें आपस में तो O का और O2 का और O3 का अनुपात हम देखें तो यहां से अनुपात कितना है 16 है और 32 है और कितना है 48 है। तो इसको अगर काट देंगे तो 1, 2 और 3 आ जाएगा जो कि क्या होगा, सरल गुणित अनुपात में होगा, यानी एक दूसरे के गुणा में ही आएगा। यानी कि जो 32 आया है तो इसके गुणा में कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। 16 के जैसे ये 3 आया, इसमें ना 3 अंक इसमें आया, तो इन तीनों अंक में कोई एक अंक ऐसा होगा जिसके पहाड़ा में ये तीनों आएंगे, जिसके टेबल में ये तीनों आएंगे, यानी तीनों क्या होंगे, यानी कि जितने भी होंगे सरल गुणित अनुपात में होंगे। तो जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं और उसका एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो कि दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करके क्या बनाते हैं, संयोग करके जो यौगिक बनाते हैं वे, उनका जो अनुपात होता है वह क्या होता है, सरल गुणित अनुपात में होते हैं। वे सदैव आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। तो यह आपका है डाल्टन के गुणित अनुपात का नियम। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।